पेप्सी एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जिसको हम सभी ने पिया है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पेप्सी कंपनी 2 बार बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन आज भी मार्केट में टिकी हुई है और अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कोका कोला को टक्कर दे रही है। वैसे दोस्तों एक टाइम ऐसा भी था जब पेप्सी खुद चाहती थी कि कोका कोला कंपनी उसको खरीद ले, लेकिन कोका कोला ने हर बार मना कर दिया। इसके अलावा पेप्सी ने एक बार ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई और दंगे हो गए। लेकिन फिर भी दोस्तों आज के टाइम में ग्लोबल लेवल पे पेप्सी ने कोला इंडस्ट्री का लगभग 30% मार्केट कैप्चर किया हुआ है और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 34.5% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो दोस्तों क्या है पेप्सी की पूरी कहानी जानेंगे आज के वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेप्सी की अर्थ से फर्स्ट और एक बार फिर से अर्थ तक पहुंचने की कहानी के बारे में। दोस्तों 27 मई 1867 को नॉर्थ कैरोलिना में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था कैलब डेविस ब्रेडम। इसी ने पेप्सी की शुरुआत की थी। अब दोस्तों शुरुआत कैसे हुई, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कैलब बड़ा होकर नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में डॉक्टर बनने का सपना लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन में एडमिशन ले लेता है। पढ़ाई के दौरान कैलब मेडिकल स्टोर पर फार्मेसी अप्रेंटिस के रूप में पार्ट टाइम काम करना शुरू करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इशू हो जाते हैं जिसकी वजह से पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर इसे अपने घर पे जाना पड़ता है। अब दोस्तों घर जाने के बाद में कुछ ना कुछ तो काम करना ही था, इसीलिए इन्होंने न्यू बर्न शहर में अपनी एक फार्मेसी खोली और साथ ही साथ स्कूल में भी पढ़ाने लग गए। काम करते करते इन्होंने एक चीज नोटिस की, लोग स्नैक्स के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ज्यादातर फार्मेसीज के ऊपर सोडा फाउंटेन हुआ करता था। उस वक्त कार्बोनेट वाटर में अलग अलग फ्लेवर्स को ऐड करके सोडा बनाया जाता था। वैसे मैं आपको बता दूं उस वक्त तक कोका कोला भी मार्केट में आ चुकी थी। तो दोस्तों कैलब को इसके अंदर फ्यूचर नजर आया और उन्होंने ये बिजनेस करने का सोचा। देखिए उस वक्त कोका कोला में अल्कोहलिक सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा हुआ करती थी, इसीलिए कैलब कुछ हटके और हेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने इस आइडिया पे काम करना शुरू किया और 1893 में उन्होंने चीनी, पानी, कैरेमल, नींबू का रस, जायफल और दूसरे नेचुरल एडिटिव को मिलाकर एक कोला सिरप तैयार किया जिसे उन्होंने अपने दोस्तों को भी पिलाया और उनके दोस्तों को बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद में उन्होंने इस सिरप को ब्रांड ड्रिंक नाम दिया और अलग अलग फार्मेसीज पे मौजूद सोडा काउंटर पर भी बेचना शुरू किया। और दोस्तों कुछ ही दिनों में ये कोला सिरप वहां के लोकल मार्केट में लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा और दोस्तों 5 सालों तक लगातार अच्छे फीडबैक मिलने के बाद में कैलब को लगने लगा कि उन्हें इस कोला सिरप को बड़े लेवल पे बेचना चाहिए और वो ये चीज समझ चुके थे कि जिस हिसाब से लोगों के बीच में सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, अगर उसी हिसाब से डिमांड बढ़ती रही तो आने वाले समय में सॉफ्ट ड्रिंक का जो मार्केट है वो तेजी से ग्रो करने वाला है। अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 28 अगस्त 1898 में कैलब ने इस सिरप का नाम चेंज करके रख दिया पेप्सी कोला। पेप्सी का नाम पेप्सिस से आया है जिसका मतलब होता है पाचन और कोला हेल्थ एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उनका मानना था कि लोगों को मार्केट में एक ऐसा ड्रिंक मिले जो डाइजेशन के लिए सही हो और साथ ही साथ में टेस्ट में भी बेस्ट हो। 1902 के अंत में पेप्सी कोला की डिमांड और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। उनके बिजनेस में लगातार ग्रोथ होती जा रही थी। इसी चीज को देखते हुए 16 जून 1903 को पेप्सी कोला को एक ऑफिशियल ट्रेडमार्क बनाया गया और उस वक्त तक पेप्सी लगभग 8000 गैलन सिरप बेचने लग गई थी। उन्होंने अपनी फार्मेसी बंद कर दी और अपना पूरा फोकस पेप्सी को ग्रो करने में लगाया। फिर कंपनी से हुए प्रॉफिट का इस्तेमाल करके उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट की ताकि कंपनी को बड़े लेवल पे पहचान मिल सके। देखते देखते 1904 तक पेप्सी कोला की बिक्री लगभग 20,000 गैलन तक पहुंच गई। इस वक्त तक पेप्सी कोला टीन के डब्बों में बेची जाती थी, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ड्रिंक की डिमांड तेज होने लगी तो कैलब ने सोचा क्यों ना पेप्सी कोला को बॉटल्स में भरकर बेचा जाए और उन्हें इस चीज के लिए परमिशन भी मिल गई, जिसके बाद में कैलब ने बोतल बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। 1904 से लेकर 1909 तक पेप्सी कोला की मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ती ही जा रही थी। फिर 1909 में उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया। यह एडवर्टाइजमेंट बार्नी ओल्डफील्ड ने रिफ्रेशिंग, एनर्जाइजिंग, अ ग्रेट ब्रेस ऑफ रेस की टैगलाइन के साथ में किया था, जिसका मतलब होता है दौड़ने से पहले पेप्सी जैसी हेल्थी ड्रिंक पियो जो कि आपको स्फूर्ति दे। इस एड के बाद में पेप्सी की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। 1910 तक पेप्सी कोला की 24 स्टेट में 240 फ्रेंचाइजी ओपन हो गई और उस साल पेप्सी कोला कंपनी ने न्यू बर्न में अपना पहला बॉटल कन्वेक्शन ऑर्गेनाइज किया और देखते ही देखते 1915 तक पेप्सी कोला की वैल्यूएशन $1 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और ऐसा ही हुआ पेप्सी के साथ। कैलब पेप्सी को सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की एक बड़ी कंपनी बनाने का सपना देख रहे थे और इस सपने के ऊपर पानी फेर दिया वर्ल्ड वॉर 1 ने। 1914 से लेकर 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेप्सी कोला का बुरा वक्त शुरू हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर के बाद में शक्कर की प्राइस एकदम से इतनी बढ़ गई कि कंपनी को कंज्यूमर्स की डिमांड होने के बाद भी पेप्सी कोला का प्रोडक्शन रोकना पड़ा।
इस वजह से पेप्सी की मार्केट वैल्यू लगातार घटती जा रही थी। हालांकि कैलब ने शक्कर के अलावा और भी दूसरे ऑप्शंस ट्राई किए, लेकिन उससे पेप्सी का टेस्ट जो था वो चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से कंपनी को यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। देखिए दोस्तों, वॉर के टाइम क्या हो रहा था, शक्कर की जो कीमत थी वो 5 सेंट से बढ़कर 22 सेंट तक पहुंच गई थी और प्राइस लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए कैलब को लगा कि अभी शक्कर खरीद कर स्टोर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में और ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है। अगर वो शक्कर को अभी स्टोर करके रखेंगे तो फ्यूचर में उनके कॉम्पिटिटर्स को शक्कर महंगी मिलेगी, जिससे उनको अपना ड्रिंक महंगा बेचना पड़ेगा। वहीं कैलब अपना ड्रिंक सस्ते में बेच पाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शक्कर के प्राइस लगातार गिरने लग गए और पहले जो शक्कर 5 सेंट में बिका करती थी अब वो 3 सेंट में बिकने लग गई थी। इससे पेप्सी को काफी घाटा हुआ और लॉसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके चलते पेप्सी कोला 31 मई 1923 को बैंकरप्ट हो गई। कैलब ने कंपनी के सभी एसेट्स को कार्विन होल्डिंग कॉर्पोरेशन को $30,000 में बेच दिए और उन्होंने फिर से फार्मेसी की शॉप खोल दी। रॉय सी मेगरगल साल 1923 से लेकर 1930 तक पेप्सी कोला के अध्यक्ष बने रहे। यह दौर भी पेप्सी के लिए अच्छा नहीं था। रॉय पेप्सी को उसके पिछले घाटों से उबार कर आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे और एक बार फिर से कंपनी बैंकरप्ट हो गई। पेप्सी को इस बार लॉफ्टिंग कंपनी को बेच दिया गया। लॉफ्टिंग कंपनी उस वक्त कैंडी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। उस टाइम लॉफ्टिंग कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स गुथ थे, जो कि 1931 में पेप्सी कोला के प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों पेप्सी लगातार खराब परफॉर्म कर रही थी, इसलिए 1922 से लेकर 1933 तक 3 बार इसे कोका कोला कंपनी को बेचने के लिए ऑफर भेजा गया, लेकिन हर बार कोका कोला कंपनी ने मना कर दिया। लेकिन दोस्तों पेप्सी ने हार नहीं मानी और उस वक्त के प्रेसिडेंट चार्ल्स गुथ ने पेप्सी को नए तरीके से बनाना शुरू किया। 1928 से लेकर 1934 तक महामंदी का दौर चला, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, और यह दौर पेप्सी के लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान पेप्सी ने अपने रेट घटा दिए थे, पर कोका कोला सेम प्राइस में अपनी ड्रिंक बेच रही थी। तो उस समय लोग पैसे बचाने में लगे हुए थे, इसीलिए कोका कोला की जगह वो पेप्सी कोला को खरीदने लगे। इस स्ट्रेटेजी की वजह से पेप्सी ने अपने लॉस तो रिकवर किए ही, साथ ही साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाने लगी। 1936 से लेकर 1938 तक पेप्सी कोला का प्रॉफिट दुगना हो गया। इसके बाद में पेप्सी को अपना नया प्रेसिडेंट मिला, जिनका नाम था वॉल्टर स्टॉन्टन मैक। ये 1938 से लेकर 1950 तक पेप्सी कंपनी के अध्यक्ष बने रहे। इन्होंने पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा फोकस किया और अलग अलग जगह पे एड कैंपेन चलाए। 1940 में पेप्सी ने पहली बार जिंगल निकल निकले निकाला था। ये रेडियो पे चलाया जाने वाला 15 सेकंड का एड था। इसने पेप्सी को खूब पॉपुलर किया। इस एड को ट्यून ट्विस्टर्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। अब ये सिर्फ 15 सेकंड का था, इसलिए कंपनी को 30 सेकंड के एड से सस्ता पड़ा और साथ ही साथ में काफी पॉपुलर भी हुआ। ये जिंगल कुछ इस प्रकार था। पेप्सी की मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर दोस्तों शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। अब देखिए पेप्सी ने वर्ल्ड वॉर 1 झेला हुआ था, इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 के लेसन लेते हुए पेप्सी ने इस बार एक अलग ही प्लान बनाया। इस बार शक्कर की प्राइस फिर से काफी बढ़ने लगी, लेकिन इस बार पेप्सी ने अपना पूरा फोकस शक्कर पर नहीं बल्कि हैवी एडवर्टाइजमेंट पे किया और अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट करने शुरू कर दिए। उन्होंने पेप्सी की बोतल का कलर चेंज किया और साथ ही साथ में लोगो का भी कलर चेंज किया। इसके अंदर उन्होंने व्हाइट, रेड और ब्लू कलर कर दिया, क्योंकि अमेरिका के फ्लैग में भी यही 3 कलर होते हैं। इससे लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हुई। इसके अलावा उन्होंने योर मैन इन सर्विस के नाम पे भी एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान पेप्सी की तरफ से हर जगह रिकॉर्डिंग बूथ लगाए गए ताकि सैनिक फ्री में अपनी फैमिली मेंबर को संदेश भेज सके। इस स्ट्रैटेजी से पेप्सी को वर्ल्ड वॉर 2 में नुकसान की जगह फायदा हुआ। देखिए दोस्तों उस वक्त अफ्रीका काफी बड़ा मार्केट हुआ करता था, इसलिए 1940 में पेप्सी कोला ने अफ्रीका में मार्केटिंग करनी शुरू की। उस वक्त कोई भी काले लोगों के लिए प्रचार नहीं किया करता था और इसी चीज का फायदा उठाया पेप्सी कोला ने और अपने आप को निग्रो मार्केट में स्टैब्लिश करने में सफल रही। कोका कोला को पेप्सी की यह सफलता हजम नहीं हुई। उसने पेप्सी कोला के कोला शब्द पर कॉपीराइट का क्लेम कर दिया। उसके बाद में पेप्सी को कोला शब्द हटाना पड़ा और 1961 में कोला को हटाकर सिर्फ पेप्सी कर दिया गया। इसके बाद में 1950 से लेकर 1959 तक एल्फ्रेड न्यू स्टील पेप्सी कोला के अध्यक्ष रहे। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एल्फ्रेड कोका कोला कंपनी के भी मार्केटिंग अध्यक्ष रह चुके थे। इन्होंने पेप्सी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में बहुत ज्यादा मदद की थी। जब पेप्सी की कमान इनके हाथों में आई तब पेप्सी की कमाई 78% तक गिरी हुई थी, जिसे ये बढ़ाकर 112% तक ले गए, क्योंकि एल्फ्रेड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते थे। इन्होंने पेप्सी में काफी सारे बदलाव किए, जैसे कि बॉटल की डिजाइन, लोगो का डिजाइन वगैरह वगैरह। 1950 में जहां कंपनी $1.6 मिलियन पे थी, उसे 1958 तक $11.5 मिलियन पे ले गए। एल्फ्रेड न्यू स्टील को पेप्सी का अब तक का सबसे सफल सीईओ माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1959 में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद में उनकी वाइफ को पेप्सी का सीईओ बनाया गया, जो कि 1971 तक सीईओ रही थी। पेप्सी ने 1972 में सोवियत यूनियन के मार्केट में भी एंट्री ली। यहां भी एक मजे की बात यह थी कि उस वक्त तक कोका कोला ने इस मार्केट में एंट्री नहीं ली थी। पेप्सी अमेरिका का पहला ऐसा
ब्रांड बना जिसने सोवियत यूनियन के मार्केट में एंट्री ली, लेकिन फिर 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हो गया। हालांकि तब भी पेप्सी अपने आप को रशिया में सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में एस्टैब्लिश करने में सफल रहा। 1992 में कोका कोला ने भी रशिया में एंट्री ली और बहुत ही कम टाइम में पेप्सी से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। जुलाई 2005 तक कोका कोला की रशिया के मार्केट में 19.4% की हिस्सेदारी थी, तो वहीं पेप्सी की सिर्फ 13% की थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, पेप्सी कंपनी ने एक चीज रियलाइज की कि सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ लोग स्नैक्स भी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने इस मार्केट में भी एंट्री करने का सोचा, जिसके लिए 1965 में पेप्सी ने एक स्नैक्स कंपनी फ्रीटू-ले के साथ कोलैबोरेट करके पेप्सिको कंपनी बनाई, जिसका काम पेप्सी के साथ साथ स्नैक्स भी बेचना था। यह आइडिया इतना सक्सेसफुल रहा कि सिर्फ 5 सालों के बाद ही पेप्सिको कंपनी $500 मिलियन से $1 बिलियन की कंपनी बन गई। विकिपीडिया के अनुसार जनवरी 2021 में पेप्सिको के पास 23 ब्रांड थे, जैसे कि पेप्सी, ट्रॉपिकाना, लेस, चीटोस, एक्वाफिना, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू और भी कई सारे ब्रांड्स हैं। इसके अलावा पेप्सिको ने KFC, पिज्जा हट, टेको बेल जैसी फ्रेंचाइजीज को भी एक्वायर किया था। हालांकि उनके लिए यह डिसीजन सही साबित नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पेप्सिको को इन सभी फ्रेंचाइजी से अलग कर दिया। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में आज के टाइम में सिर्फ 2 ही कंपनीज फेमस है, कोका कोला और पेप्सी। इन दोनों के बीच में मार्केटिंग को लेकर हमेशा जंग छिड़ी रहती है, जिसे कोला वॉर के नाम से भी जाना जाता है। पेप्सी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चलते 1970 में एक ऐसा कैंपेन चलाया जिसे द टेस्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उनके सामने 2 बॉटल रखते हैं, उनमें से एक पेप्सी की होती है और दूसरी कोका कोला की। उसके बाद में लोगों को टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। इस कैंपेन में लोगों को पेप्सी का टेस्ट ज्यादा बेहतर लगता था। और दोस्तों अगर बात करें भारत की, तो पेप्सी ने भारत में 1988 में एंट्री ली और यहां भी अपने मार्केटिंग के दम पे सफल रही। दोस्तों पेप्सी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को लेकर विवादों में भी रह चुकी है और कुछ मार्केटिंग मिस्टेक्स तो ऐसी थी जो पेप्सी को बहुत ज्यादा भारी पड़ी। पेप्सी ने एक ऐसी मार्केटिंग मिस्टेक की थी जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। देखिए पेप्सी ने फिलीपींस में नंबर फीवर के नाम से एक कंपटीशन रखा, जहां उन्होंने अपने बॉटल्स के ढक्कन पर 1 से लेकर 999 तक नंबर प्रिंट करवाए और वो हर शाम एक नंबर अनाउंस किया करते थे। जिसके पास भी उस नंबर का ढक्कन होता था वो प्राइज जीत जाता था। इसमें ज्यादातर प्राइस छोटे छोटे ही होते थे, लेकिन इसमें एक प्राइस $50,000 का भी रखा गया था और इस वजह से ये कंपटीशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और दोस्तों इसी कंपटीशन की वजह से लोग भारी मात्रा में पेप्सी खरीदने लगे, साथ ही साथ में सड़कों पे पड़े पेप्सी के ढक्कन भी उठाने लगे, इस उम्मीद में कि वो $50,000 का प्राइस जीत जाएंगे। लेकिन पेप्सी सिर्फ 2 लोगों को ही प्राइस देने वाली थी और इस चीज की जानकारी सिर्फ पेप्सी कंपनी को ही थी। जिस कंप्यूटर से ढक्कन पे नंबर प्रिंट हो रहे थे उनको ऐसे ऑपरेट किया गया था कि केवल 2 ही ढक्कन के ऊपर 349 नंबर प्रिंट होगा। मगर यह कंपटीशन इतना पॉपुलर हुआ कि 2 हफ्ते तक इसे आगे बढ़ा दिया गया। कंपटीशन को आगे बढ़ाने की वजह से कंप्यूटर ने लगभग 6 लाख ढक्कन के ऊपर 349 नंबर प्रिंट कर दिया। जब विनर्स की घोषणा की गई तो पेप्सी के ऑफिसर्स के होश उड़ गए, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 ही लोगों को प्राइज देने वाले थे और अब इतने सारे लोगों को प्राइज देना पड़ेगा। तो पेप्सी के एक अधिकारी को सामने आकर बोलना पड़ा कि उन्होंने जो विनर्स की घोषणा की है वो गलत हो गई है, लेकिन जो लोग भी जीते हैं उन सभी को $18 का इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद में जीते हुए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। फिर पुलिस को मामला संभालना पड़ा और इस हंगामे में लगभग 5 लोगों की मौत हो गई। यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पेप्सी के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ी। लोगों ने पेप्सी के कई सारे स्टोर्स में आग लगा दी। इन्हीं कुछ कारणों के चलते पेप्सी कोका कोला से पिछड़ गई और दूसरे नंबर पे आ गई। वैसे पेप्सी ने कुछ अच्छे एडवर्टाइजमेंट भी किए थे, जिससे पेप्सी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ी। आज की तारीख में पेप्सी जो भी है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से ही है। साल 2000 से लेकर 2004 तक पेप्सी ने कई बार कोका कोला कंपनी को पीछे कर दिया था, लेकिन 2005 से 2012 तक पेप्सी कोका कोला से पिछड़कर दूसरे स्थान पर आ गई। आज के टाइम में भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पे पेप्सी कोका कोला के आगे है और कुछ ऐसे हैं जहां पे पेप्सी कोका कोला से पीछे है। और दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पेप्सी ने 8% मार्केट कैप्चर कर रखा है, जबकि कोका कोला के ब्रांड थम्स अप ने 16% और कोका कोला ने 9% का मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो दोस्तों ये थी पेप्सी की पूरी कहानी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।